खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, सबसे पहले ट्रेन का खौफनाक हादसा एक तसलसल से ये जारी है। बात इस पर करेंगे ये क्यों हो रहे हैं, इसमें री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्या सिक्योरिटी का इशू, वही पोसीदा पुराना गोरे के ज़माने का जो सामान है वो कब तक चलेगा, लिहाजा हम मर रहे हैं और वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं जो हमारे इन चीज़ों पर खर्च होने हैं, उस पर बात करेंगे। वफाक का और जो सिंध का एक झगड़ा नज़र आया और ये कल चंद दिन पहले जो हमने एक हाउसिंग सोसाइटी पे हमले का सूरत हाल देखी, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम हाउसिंग की ओवरऑल भी बात करेंगे कि ये कंट्रडिक्शंस क्यों हैं और फिर इन मामलात को कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है और बुनियादी खामियां इसमें क्या हैं, क्यों ये बर्बादियाँ हुई। IPPs की अदायगी एकदम से हो गई, इस तरह लगता है कि IPPs की अदायगी को मजहबी फरीज़ है हमारा। ओहो जनाब आ गया है, वो आपके IPPs के पैसे देने हैं, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, वो पूरे करके हमने देने हैं, ये जाने बगैर कि देने कितने थे, दे कितने रहे हैं और हम पे क्या गुजर रही है। भारत जोहरी मवाद को क्यों महफूज नहीं रख पा रहा। दूसरा वाक़या हो जाता है, पूरी दुनिया जो है उसका ना ज़मीर जागता है ना उनकी आँख खुलती है। ये मामला थे। भट्टी साहब, पहले तो हम ट्रेन हादसे की बात करें। गोरा बाज़र बना गया था ट्रेन, हमने उस ट्रेन की पटड़ी को उखाड़ के, मेरे चकवाल की जो पटड़ी थी, चकवाल से कलकत्ता से आने वाली ट्रेन मौजा भवन पहुंचती थी, उसकी पटड़ी मेरे ख्याल में उस वक्त के MNA साहब जो थे वो माशाल्लाह उनको ठेका मिल गया था उसको पुट के खान दा। तो ये मर रहे हैं हम लोग। भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, गौरव बहुत चीज़ बना गया। आज गंगाराम अस्पताल भी गोरे दइए मेयो अस्पताल है, हिंदू का है नहीं मतलब है वो गंगाराम मेयो अस्पताल देख लें, गुलाब देवी अस्पताल देख लें, लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल देख लें। हाँ, आपके हुक्मरान जितने भी आए उन्होंने अरबों खरबों की बैरून ममालिक बनाई। ये जो भी रेलवे का निज़ाम चला गया है वही बिछा गया है। इन्होंने किया कि मेंटेनेंस तो कर नहीं सकते। रेलवे का वज़ीर अमीर से अमीर तर होता जाता है। रेलवे में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो यकीनन ऑनेस्ट है, वो हमेशा कहते थे कि हादसा हो तो कर दूं। मुझे बताए, हर तीसरे दिन हादसा हो रहे हैं, आज तक किसी को जिम्मेदार आपने पाया कि इसका जिम्मेदार है कौन? एंड में मैक्सिमम करेंगे कि जी ड्राइवर सो गया था, उसको ऊँग आ गई थी। वो खुदा के वास्ते, इंसानों को तो आप जानवरों से बदतर सलूक कर रहे हो, क्योंकि 90% इधर बेचारे गरीब होंगे, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा होगा, कोई छोटा मोटा काश्तकार होगा, दुकानदार होगा, लेकिन हर रोज़ हादसे में इजाफा होता जा रहा है। भारी तादाद में हमारे लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट मांग ली, ये हादसा पहला तो नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपको दो फैक्ट्स बताता हूँ, बड़े दिलचस्प है। किसी मुल्क की तरक्की की जो दो चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पर, ट्रेन के ज़रिए जो सामान आप लेके जाते हैं उसका एवरेज खर्चा ट्रकों की निस्बत 18% होता है। ज़बरदस्त। एक बात। दूसरी फिगर मैं आपको ये बताऊं कि जो आपकी बंदरगाह से रॉ मटेरियल के आपकी फैक्ट्रियों तक पहुंचने का वक्त है, उसमें जितनी कमी होती है इतना आपका ग्रोथ रेट बेहतर होता है। सही है, लॉजिकल है, लॉजिकल। अच्छा, ये यहाँ ट्रक माफिया ने पहले इसको ट्रेन को बर्बाद किया, पहले जियाउल हक ने बर्बाद किया क्योंकि ये सियासी तौर पर वो कहता था इस्तेमाल होती है। ब्लोर को भट्टी साहब, ये स्टूडियो है ना, इसकी रोज इसकी जो है वेयर एंड टेयर होती है, रोज इसकी। अच्छा कैसा अर्ज ये है कि दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की वहाँ रेलवे का निज़ाम दी बेस्ट है। मुझे बताएं, जो भी हुक्मरान आए इन्होंने रेलवे की कौन सी नई लाइनें बनाई, कौन से नए ट्रैक बनाए? कम हुई है, इन्होंने तबाह कर दिया। जिन पर ट्रेनें 10 चलती थी वहां 2 कर दी। आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आपने हर अदारे को खोखला कर दिया। आपने इंजन लेना है कमीशन पे। रेलवे में गैर जानबदार लोग कहते हैं, लातादाद लोग फज पेमेंट ले रहे हैं, जाते ही नहीं है। यार आपकी प्रायोरिटी ये मुल्क की, इस पाकिस्तान को हम अपना पाकिस्तान समझते नहीं, सरकारी इदारों को अपना समझते नहीं। आप सरकारी मलक साहब अस्पतालों में चले जाना, प्रोफेसरों के इस हाल से बड़े बड़े कमरे होंगे, तो प्राइवेट जहां ये 5000 लेते हैं, खुडे बना के दी होंगी सेठों ने, और अपने दफ्तर नहीं बैठते, सरकारी एक टेबल जितनी। तो कादी साहब, रेलवे को आपकी किस हुकूमत ने ऑन किया, इसको बेफायदे में लाया। आपने हाउसिंग सोसाइटियां देखी है जहाँ पे रेलवे के अफसरान रहते हैं? या लाहौर में देख लिया, ये चले जाए मेयो गार्डन, ओ महलात भी बादशाह के महल भी नहीं है, लेकिन उसमें कौन रहता है? ग्रेड 20 का अफसर, 21 का, 22 का, 19 का, और मरते दम तक वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहती है।
कादी इनके तो अपने साहब वो इस स्पेशल ट्रेन मुल्क होती के है। साथ ना, इस मुल्क की आवाम के साथ सतीली माँ जैसा सलूक करते हैं हमारे हाकिम। खुद मौजें करते हैं और हमें उस खाई में आहिस्ता आहिस्ता ले जाते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ नहीं आती। अब भट्टी साहब अब देखें ना, इस पर हम अगली स्टोरी पे भी आएंगे। माशाल्लाह हमने एक बहुत बड़ी रकम 93 अरब की अदा की IPPs को। अब बात यह भट्टी साहब कि ये जो कौम का पैसा है वो तो हमारी इन पब्लिक यूटिलिटीज़ पे अगर आप खर्च नहीं करेंगे दोबारा, उसकी आप वेयर एंड टेयर जो है उस हिसाब से उसको रिपेयर नहीं करते रहेंगे तो हमारे बंदे मरेंगे। असली तो बहने ही नहीं, हमने तो जाना है अपनी गाड़ी में या हवाई जहाज़ में जाना है या उसमें जाना है। यार इनके ज़ाती जहाज हैं कादी साहब, ये जो चंद ख़ानदान हैं ये मुल्क उनका, बाकी 22 करोड़ कीड़े मकोड़े। इमरान खान ने एफर्ट्स किया कि अच्छी की, लेकिन अफसोस के उनकी नाहल टीम की वजह से वो नताइज नहीं आ रहे। भी थी, निज़ाम भी काजी साहब देखें, बात ये है खान साहब बिल्कुल अच्छा है, हमें उनसे क्या लड़ाई है, मगर खान साहब ने मेरा लेकर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालने कोई हादसा निकाल दें, बड़ी असूल की बात करते थे कि यार जिम्मेदार लीडर पे है। उन्होंने क्योंकि क्रिकेट खेला हुआ था, वो एक हमेशा बात करते थे कैप्टन पे डिपेंड करता है कि जिसने टीम को लेके जाना है। तो आपके सामने शेर रशीद साहब बेशुमार हादसे हुए, सिर्फ पहले साल 2018 से 2019 में 80 हादसे हुए, छोटे मोटे से ज़्यादा बड़े मैं सारे नहीं डाल रहा, और 200 के करीब हादसे हैं रेलवे के ये 3 सालों में। अगर सवाल क्या है, आज फवाद साहब आपकी असेंबली में फरमा रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कह रहे हैं, डेफिनेटली नवाज शरीफ के दौर में भी करप्शन होगी, लूटमार होगी, डेफिनेटली जरदारी के भी दौर में होगी, मगर मेरा सवाल है अगर 3 साल के बाद भी आप हुकूमत में नहीं आए तो आप कब हुकूमत संभालेंगे? आज उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि ये खून जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों पर है। मैं नहीं कह रहा वो करप्ट होंगे, मगर मेरा जो पॉइंट सुन लें, छोटा सा पॉइंट है, ये नहीं उन्होंने आपको बताया कि जब नवाज शरीफ गया था तो तकरीबन 43 अरब रुपए के करीब जो थे ना वो तरक्याती बजट था रेलवे का। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे लोग थे कागजों में, अब वो 16 अरब है, तो आपने जो बजट काम किया वो बताया ही नहीं, अपना सारा माजी पे डालते। अच्छा भट्टी साहब, गुनाह तो रल मिल के तुसी कीते ने भाई, जो आज वाले ने वो आज के कर रहे हैं, पिछले ने पिछले किए थे, मारे हम गए भट्टी साहब। अच्छा कादी साहब, अल्लाह का निज़ाम वो भी तो चला देना जो खान साहब कहते हैं, जिसने कायनात बनाई है, गुनाह ही होता है। आरिफ हमीद भट्टी का गुनाह हलाल और काजी का हराम ये नहीं होता। हराम का पैसा हराम का ही होता है, पिछले दौर वाले कमाएं, उससे पिछले दौर वाले कमाएं या मौजूदा कमाएं, ये मेरे समझ में नहीं आती। जिस बात में लाइन मेरे अल्लाह ने लगा दी उसको मैं और आप तब्दील कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ इमरान खान की हुकूमत बहुत बेहतर है उनके निस्बत, लेकिन 3 साल से कब तक ख्वाजा साहब बेचारा जिम्मेदार रहेगा? उससे पहले भी तो कोई वजीर था, उससे पहले भी तो कोई वजीर था रेलवे का, उससे पहले भी तो वजीर था कोई रेलवे का। यार छोड़ दें, अब बड़े हो जाएं यार, अब बड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियां कबूल करें, अच्छाइयाँ या बुराइयां कबूल करें। भट्टी साहब, हालिया वजीर साहब का भी नाम आया, उस जो माशाल्लाह जो रिंग रोड में उन्होंने कहा जी कि उनकी ज़मीन भी बिकी है। पिछले जो वजीर मौसूफ थे वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, और कम से कम वो पिछले दौर में बन गए थे। जब तक ये अपने निजी काम करेंगे साथ सरकारी कामों के तो हमारे बंदे मरेंगे। भट्टी साहब, 2 कारोबार में कर रहा हूँ ना, एक जाती कर रहा हूँ, एक सरकार का कर रहा हूँ, सरकार को मैं क्या लिफ्ट करूँगा? क्यों, ये वजह है या नहीं? वो होगी, मगर देखें शेर रशीद साहब खुद वजीर रेलवे ने, और खुद कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर जो घोटकी का इलाका है वो वहाँ ट्रैक अच्छा नहीं। फिर वही बात आप माजी में नहीं, अब आप जिम्मेदार हैं यार, आपको पता है, आपका अपना वजीर कह रहा है कि 200 किलोमीटर एक खतरनाक ट्रैक है, तो इसका मतलब काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। पिछले जितने अरसे से ये इस वक्त रेलवे लाइन बिछी हुई है 47 से लेके आज तक, कौन सा ऐसा साल था कि कोई वजीर आया हो और हादसा ना हुआ हो? ऐसे ही हुआ। कौन सा ऐसी जगह थी जो कि बड़ा मिसाली हो गया जनाब, हादसे खत्म हो गए हैं बिल्कुल, और जेड़ आया उन्हें यही कीता है। एक दूसरे को शीशा दिखा रहे हैं, ये उसको चोर कह रहे हैं, वो इसको चोर कह रहे हैं, दोनों स्कोरिंग सारे ही करते हैं, कहीं से तो निकलेंगे ना। पॉइंट स्कोरिंग सारे ही करते हैं, गरीब मारा जाता है यार, उसका खून इतना सस्ता क्यों कर दिया आपने? मेरा मौक़िफ़ ये है भट्टी साहब, इसलिए सस्ता कर दिया कि आपने जो सियासी ताकत थी, एक बंदा है ना वो एक कारोबार करता है, उसके साथ उसको आपने कारोबार रियासत भी दे दिया। नहीं, आप हाउसिंग सोसाइटी का क्या कर रहे थे? ये क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों पे? नहीं, अपने काम करते हैं ना सर जी। अब एक मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई जल्दी कर यार, मैं जाना, मैं मेरी हाउसिंग सोसाइटी से मैं प्लाट बेचने जाके उत्थे मैं फलाने बंदे के जरिए ज़मीन पे कब्जा करवाना है, मैंने भाई LDA से आगे है, NOC आया नहीं आया, मेरा काम करेंगे, अपना करेंगे। LDA अब मैं आ जाता हूँ जिसकी तरफ कोई नहीं आता। चलो, मलक रियाज सब काबिल एहतराम आदमी है। हाँ जी, सिंध पे बात करते हैं।
मैं बांग्लादेश से नहीं गल कर रहा, मैं भी ਉਹ कराची ਵੀ की ਕਦੀ गल कर ਪਾਕਿਸਤਾਨ रहा। ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, दुख सुख ते असी पुराने नहर वाले पुल से जाके बुनांगे। वहां कल एक एहतजाज हुआ, नहायत काबिल एहतराम है मलक साहब, मेरे कहने पर उन्होंने एक कैंसर एक बेचारे बच्ची का इलाज भी किया। लेकिन यार लाहौर में आपने लाखों एकड़ जगह ले ली, पैसे नहीं दिए। उधर कराची का क्या हुआ, मैं कराची पे आ जाता हूँ। वो खुद कहते हैं कि मेरी मुल्क में करप्शन है, मेरी फाइल को पैसे लगते हैं और ये झूठ है कि बगैर पैसे के पहिए लग जाते हैं, पैसे देता हूँ। कराची में एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत उसके साथ पार्टनर है। उस कराची में इस वक्त पहले फेस में जो उनके पास है 26,000 एकड़ है, कोड़ियों के भाव ली और हीरो के भाव बेच रहे हैं मोहतरम। 26,000 एकड़ फर्स्ट फेज में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मोहतरम, उसके उन्होंने पैसे देने थे, उन्होंने कहा था 12,000 एकड़ से अब आगे नहीं जाएंगे, ये फेज 1 है और फेज 2 में भी है। अब किसी एक आजादी सहाफत पर मैं कुर्बान जाऊं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के शहीदों को गालियां देते हो, उनकी माओ बहनों को करते हो। ये जगह मलक रियाज साहब का एक बहुत बड़ा पार्टनर है। 26,000 एकड़ ली गई। वहां लोगों ने कहा जो अरसा दराज से 50 साल से हम रह रहे थे, फर्स्ट हमारा हक है। इसमें एक सेक्रेटरी फिनांस रहे हैं यूनुस ढागा, उनकी जगह भी थी बड़ी खासी, लीज पे ली हुई। हुकूमत ने 15 मिनट में कैंसिल कर दी और मलक साहब को अलॉट कर दी। और अब ये कल जो एहतजाज हुआ है, जिसमें मुझे दुख हुआ है कि जो दुकानें तोड़ी गई हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। पर्सनल प्रॉपर्टी ये तो वो भी तो कोई मजदूर था ना। कादी साहब, ये लड़ाई किसी और की है और ये जान के इशू बनाया गया है। आज़ाद मीडिया, आज़ादी सहावत तक जंग रहेगी, कुर्बानियाँ लेके दिया है। ओ ये मैं इनकी बीवी को गोली कैसे लगी, बोलो ना, इस पे बोलो ना। 5,000 बंदे आए। ब्रेक है, एक ब्रेक है, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेक के बाद चलना है तो ही जे, वरना मैं ब्रेकिंग न्यूज़ पे अभी इतनी खबर को यहाँ रोकना पड़ रहा है, मगर एक ब्रेकिंग है, इसके बाद यहीं से बात को शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं, आप जारी रखें। अच्छा काजी साहब, यहाँ लोग 100 साल से रह रहे थे। इनकी जगह मलक साहब की कहीं थी। एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है, बहुत ताकतवर, इनकी पार्टनरशिप हो गई। ये जगह पुलिस कब्जे के जरिए लेके देती रही। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट को मैक्सिमम ये 12,000 एकड़ से आगे नहीं जाएगी। अब ये 26,000 एकड़ पे फेस पहुँच के अभी दूसरा शुरू होने वाला है। इसकी कीमतें थी पहले बहुत कम, क्योंकि ये बड़ा साइड पे है, एक जालसाजी से फ्रॉड किया गया। इसकी कीमतें हम पिछले 2 महीने से जरानी थी, रोज़ाना 2-2 लाख एक कनाल पे बढ़ रहा था। अब इस वक्त मलक साहब माजी के हुक्मरानों के भी बहुत करीब थे कि जितनी आपकी सोच नहीं कर सकती, और सिंध में भी इतने करीब थे कि मलक साहब ही मलक साहब हैं। मेरे तो बुजुर्ग हैं पुराने, मैं तो उनके जना अखबार में नौकरी की हुई है। अब ये किसी और के भी बहुत करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि बीच में से हवा भी नहीं निकलती। अच्छा, हवा समझते मलक साहब नहीं निकलती, बिल्कुल साथ चौतीला भी नहीं निकलता। अब ये 4 से 5,000 लोग इस पे 3 से 4 करोड़ लगा मुख्तलिफ जगहों से लाने के लिए। वहाँ इन्हें खाने ये जो लोग यहाँ के एहतजाज कर रहे थे, ये इनके पास मुख्तलिफ झंडे होंगे, आप देखा होगा। हाँ, ऐसे ये कल बड़े रंग बिरंगे इन पे पैसे किए गए, क्योंकि किसी और को मैसेज दिया गया। मलक साहब को तो दिया ही गया है, किसी और को मैसेज दिया गया है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटियों के असल मगरमच्छों को पकड़ लें तो आपके मुल्क का कर्जा जुलाई के महीने खत्म हो सकता है। गाजी साहब, इसमें इतनी लहरें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 माह से इसकी कीमतें ऊपर जा रही थी। अब ये एक और माजी में जो हुक्मरान है, आप किसी और के भी करीब हो गए और बहुत करीब हो गए, इतने के करीब हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं। बट्टी साहब बता सकते हैं ये कितनी कीमत से कितनी गई है, कोई आम आदमी के लिए कितना?
हजारों में ली और खरबों में गई। मतलब मिसाल अगर मैंने एक कनाल अगर 1 साल पहले वहाँ पे खरीदता जहाँ इसकी मैं थोड़ी सी आपको तो कितने की थे, अब कितने की होगी जरा आसान जुबान में? ये जगह उन्हें पड़ी है, एक मिसाल है 10,000, ठीक है, तो इस वक्त 70-80 लाख रुपए की बिक रही है। 70-80 लाख की 10,000 की मिसाल दे रहा हूँ। तो बहुत। मैं आपको एक तरीका बताऊं। और दूसरा इसका पार्टनरशिप होना, लाहौर में भी कुछ हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने 2 मिनट बाईलॉज चेंज कराए, उधर 4 से 5,000 कनाल की सरकार उन्हें पुणे दामों बेच दिया। मैं प्रॉपर्टी के काम में काजी साहब मनशियात से 10 गुना ज़्यादा पैसा, आप हिरवन ना बेचें, आप कोकीन ना बेचें, आप सिर्फ प्रॉपर्टी का काम कर लें, लेकिन आपके पीछे 2-4 तगड़े बंदे होने चाहिए, वरना याद रख लें एक थड़ा भी बनाएंगे तो कत्ल हो जाएंगे। कादी साहब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, इस स्टोरी में मैंने बहुत काम किया, कल रात से मैं सो नहीं था रहा, हम पे इल्ज़ाम आता है कि हम लफाफा ले लेते हैं। भट्टी साहब बेसिकली तगड़े को फिर हिस्सा देना होता है, ये मतलब है? और नहीं, अगला पार्टनरशिप मांगता है पहले। अच्छा, क्या यार आप साफत में आपको 30 साल हो गए, मैं तो समझता हूँ लाहौर में आपने घर बनाया, और मैं एक मामूली हूँ, मलक साहब खुद फरमाते हैं पहिए लगाते हैं, मैं रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता। 26,000 एकड़ का कब्जा, कराची पिंडी में कितने लोग मारे गए इस हाउसिंग सोसाइटियों के चक्कर में। लाहौर में मैं 2 जनाजों में गया हूँ बेवा के, जो आज हाउसिंग सोसाइटियों का हिस्सा है। काजी साहब ये माफिया IPP से भी ऊपर चले गया है। अब आप इस पे नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। मैं अब आपको बताने लगा हूं एक चीज़, जो एक अब ये पता करते क्या है, इनके फ्रंट मैन आगे से खरीदते हैं। अच्छा, पहले नहीं पता चलता कौन? नहीं सुने ना, मैं हूँ, आप हैं पिछले बड़ा जरा सेठ है, अगे मैं जाता हूँ गोठों में, उनको ये करता हूँ, इंटिमिडेट करता हूँ, पर्चे हो जाएंगे, निकल जाओ, औने पौने में मैं खरीद लेता हूँ। मुझसे फिर आपने खरीदनी है। अच्छा, ताकि जब आपसे पूछा जाए मैंने तुझसे ली नहीं जी, मैंने तो काई साहब से खरीदी है। अच्छा, मेरी बंदी हो। मैं काई ये, अच्छा ये जो दरमियान में मैं नाम नहीं लेता, लाहौर के चंद बड़े कब्जा ग्रुप हैं जिनके बारे में बड़ी साहब बताते हैं कि माशाल्लाह रेडियां ढोया करते थे, जो वो बेसिकली इनके फ्रंट मैन थे कि लोग ये जमीनें लेके, बड़ी साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, 1 अरब 1 पठन, अच्छा चलो छोड़ दे, जाती उमरा कैसे खरीदा गया, जाओ इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लो। कराची की बैरियर टाउन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल किसी जेन्युइन जज पे बिठा दो, इतनी लहरें खुलेंगी कि लोग चेहरे छुपाते रहेंगे, चेहरे। लेकिन मैं आज कादी साहब इसके असल, मैं खुदा की कसम डरते मारे सेंसर कर रहा हूँ चीजें। नहीं आप सेंसर करें, लेकिन आज जो अभी मैं जो अभी बात की ना, बिलावल भुट्टो साहब, हम आपको जवाब देते हैं कि आज ये 30 बंदे क्यों मरे हैं और ये हाउसिंग सोसाइटियों में क्या हो रहा है। जब ये आइन की आर्टिकल 38D है, अगर शायद अभी खुल जाए, 38D है, ये आपके नाना मरहूम ने इसमें लिखा था 38D में कि हर इंसान का रोटी कपड़ा मकान का हक है, ये लिखा हुआ है, जिसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और ये आज क्यों हो रहा है कि जब आपने इस दूसरे 5 साला मनसूबे में ये देखें इन तमाम शहरियों के लिए जो कमजोर, बीमार, बेरोजगारी, इससे ऊपर वाला भी दिखाएं, ये तो है ना, उनको इससे ऊपर वाला है कि मकान भी देना है। ये 38D है, डी। अच्छा खैर मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो हजूर आपने इन शिकों से इनहराफ किया, अपने नाना मरहूम के जो आपका था मैनिफेस्टो, उससे इनहराफ करके इन वारदातियों को आप अंदर लाए। अच्छा, इसलिए आज हमारे बच्चों के पास घर नहीं है। साहब मुझे पता है आपको टाइम, अगर आप मुनासिब जब अभी मैंने बिलावल भुट्टो साहब का असम्बली में साड़ दो, क्यों हमारे गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। बिलावल भुट्टो साहब, ये बैरियर टाउन का जो फड्डा हुआ, इसके पीछे पीछे कौन है, ये तो बड़ी लंबी कहानी है और आपको पता है। मुझे बता दें, यहाँ 100 साल से लोग इस गौठ में रह रहे थे, पहले हक तो उनका था, अगर लीज पे मैं कानून बताता हूँ, कानून बताता हूँ। नहीं तो आपके पापा ने क्यों दे दी मलक साहब को, जो 100-200 सालों से रह रहा था, पहला हक तो उसका था। भट्टी साहब मैं और बताऊं, गरीब आदमी को क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, क्योंकि गरीब आदमी को जिस दिन उसके हकूक मिल गए, चंद लुटेरे खरपति नहीं बन सकेंगे। नहीं, जिन्होंने हकूक लूटने हैं उनके साथ तो वो बिजनेस पार्टनरशिप हो जाती है। 30 साल से अगर एक कच्ची आबादी और कोई कागज भी नहीं है,
पाकिस्तान का कानून है, ये मैंने तब पढ़ा था और मैं दोबारा कल कोट कर दूंगा जब इस्लामाबाद में इन्होंने कच्ची आबादी कब्जा ग्रुपों ने गिराई थी, ये पिछले दौर हुकूमत में। 30 साल से अगर रह रहा है तो उसको मुतबादल जगह दो। तो इधर तो 100 साल से क्यों ली गई? अच्छा मलिक साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मैं आपको बताने लगा, आपकी इन्फॉर्मेशन देने लगा, इन्फॉर्मेशन देने लगा। मुझे कल के वाकई में हो सकता है कोई सियासत और हम उसके साथ नहीं है, हम ये जो नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे, हम मैं बड़ी आपको इत्तला देना, ये लोगों का बड़ा छोटा सा नुक्ता नजर है। वो जो हर हाउसिंग में एक ही कहानी है कि मेरे बाओजदाद की कब्रें हैं, हम यहाँ हज़ारों सालों से रह रहे हैं। इन लोगों ने भूख हड़ताल की है, कोई मुज़ाकरात नहीं, इन्होंने कहा हमसे बैठो, इन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ हिस्सा हमें बेच दे, हमारी यहाँ पे ज़िंदगी हम हज़ारों साल से रह रहे हैं, ना किसी ने नहीं सुना। अब पता नहीं अब सियासत हो रही है, जो घटिया चीज़ें हो रही हैं, मगर आप जब जायज़ रास्ता रोक देंगे किसी के, आप देखिए ये भी तो कर सकते हैं ना भट्टी साहब, इसको इतनी ज़मीन हम आपको दे देते। एक बात अर्ज कर, ये नेशनल क्वेश्चन कोई ना बनाए, नेशनल पार्टीज के साथ हमें बहुत हमदर्दी है, मगर उधर भी कब्जा ग्रुप घुसे हुए हैं, इधर भी कब्जा ग्रुप घुसे हुए हैं, कब्जे की लड़ाई, हर जगह कब्जे की लड़ाई। इसको नेशनल क्वेश्चन ना बनाए, और नेशनल क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सिर्फ पेट का होता है। अच्छा कादी साहब, मैंने आपसे एक मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से करवाना है, आप कर रहे हैं मेरे कहने में, मैं आपके बिहाफ पे कर दूं? हाँ, जो मर्जी कहें। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप इस्लाहत कर रहे हैं, एक टीवी न्यूज़, कोई टीवी मीडिया लॉजिक के खिलाफ गया कि वो रेटिंग जालसाजी से होती है। गालबन मोहतरम हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद करीम साहब या शाहिद करीम साहब है ऑनरेबल, कल डेट है, हमारी ये गुजारिश है, कोई गलत बात नहीं, इसे शफाफ करवा दें। क्या आपको सेकंड मतलब इसको मीडिया लॉजिक के खिलाफ इसको फॉलो करे तरीके से, गवर्नमेंट हेल्प ना करे, दूसरे गवर्नमेंट फॉलो करे। तो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, आज आपने एक बड़ा दबंग फैसला किया और आपने पुलिस वालों को रगड़ा लगाया जिन्होंने झूठ बोला। तो हमारी यही गुजारिश है, 10 सालों से 20 करोड़ अवाम की राय पर रोजाना डाका एक शख्स डाल रहा है, इसको शफाफ करा दें। मीडिया लॉजिक के बारे केस है, 8 जून को उसकी हियरिंग है, एक टीवी चैनल गया हुआ है, इसकी शफाफियत यकीनी बना दें। ये हक है मेरे ख्याल में, ये दो लफ्ज़ आप भी कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सवाल तो ये है कि इसको अगर आप एक ऐसा कोई जदीद ऐसा निज़ाम लाएं कि किसी एक फर्द के हाथ में ना हो, पता चल जाए ये प्रोग्राम चल रहा है तो कितने लोग उस पर, दुनिया में है, DTH डायरेक्ट टू होम DTH सिस्टम जो है, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, बात सुने ना सिस्टम हो, आप फ्रॉड को खत्म करना चाहें, आपकी नीयत हो तो खत्म हो जाता है, वरना नहीं खत्म। सिंपल सा पॉइंट है, अब आपके हाथ में टेलीफोन, आपको पता है गाड़ी की तरह, आप जब लाइव प्रोग्राम जिस तरह हमें कोई देख रहा है वहाँ काउंटिंग हो सकती है, ये सिस्टम के अंदर क्योंकि फ्रॉड है, और मैं ये बिल्कुल सीरियस ही समझता हूँ, अगर आप ओपिनियन में, राय में फ्रॉड करेंगे, इसका मतलब जमहूरियत का कत्लेआम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ कहा है अपनी हुकूमत की तब्दीली में, कौन कोशिश कर रहा है? पहले खान साहब को सुनते फिर आपसे पूछते हैं। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं, ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं, और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकी परफॉर्मेंस पे तारीख भी जज करेगी, हम भी बड़ी तनकीद करते हैं, ये तो गलत बात नहीं की उन्होंने। गवर्नमेंट से उनकी लड़ाई क्या है फौज से, क्यों सानू फिर लाया और की ये कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ इमरान हाँ मादी के हुक्मरानों से बेहतर है, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन फौज को जाके कहना कि हुकूमत गिरा दो, ये नामुनासिब है। ये तो किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने तो नहीं कहा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा है वो जमहूरियत के अलमदार कैसे आ गए, उनकी जमहूरियत पे तो खुद शक आ गया। दूसरों स्टोरी आपने दी थी ना 4 दिन पहले के, जनाब माफी दे दो, माफी पैर पे देने कि जनाब साढ़े को लिखा लो अगे 5 साल जो वो बयानियां कोई नहीं, वो लिहाजा सवाए इमरान खान के अदम एतमाद के कोई भी तरीका अपनाया जाएगा, वो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। जमहूरियत में गैर आइनी काम नहीं चल सकते, जमहूरियत नहीं जहां कानून की हुक्मरानी। मलिक साहब, जब आप आते हैं जी कि बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट को बाहर निकाल दो, तकरीरें कर रहे हैं लीडर, इनके अपेक्स लीडर जो हैं, इनके माशाल्लाह जो
तो उसके बाद में पता चलता है कि यार इन्होंने तुसी हटा दो तो आ जाइए, ये क्या आएगा? नहीं है तो गलत बात है, मगर मैं समझता हूँ देखें जब तक आप किसी पे बात करें तो आप अपना भी माजी देखें ना। 2014 में तो आप कहते थे अंपायर उंगली खड़ा करे, आप इस्लामाबाद किसके पास गए थे? आप असेंबली में गए थे, आपने अदम एतमाद किया था। आप आने अपने कजन के साथ किसके पास गए? मूवमेंट चला रहे थे ना, किसके खिलाफ? अंपायर कौन था? उंगली किसने खड़ी करनी थी? नहीं मेरी बात सुन ले, इस मुल्क की तारीख उन्होंने भी चलाई, तहरीक इन्होंने भी चलाई, पीडीएम ने तहरीक नहीं चलाई। मेरा पॉइंट वो सही है, मेरा पॉइंट है कि खान साहब को एनआरओ इससे निकल के आगे जाए, अच्छा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ होने चाहिए, इस पे इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने अपोजिशन को दावत दी। यार आप पैरेलल ड्रा कर रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि वो 26 दिन ये इतने धरना किया ना किया। अच्छा अब इन्होंने भी धरना किया, किसने? पीडीएम ने भी धरना किया। आप ये फौज को कह रहे हैं और आप भी जानते हैं स्टोरी बाहर आ चुकी है, 7.5 घंटे बैठ के मोहम्मद जुबैर वहां बैठा रहता है, तो ये क्या है? नहीं है तो किसी और फिर बात ये है, फिर बात ये कि हमें कहती हो कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा के लिए खत्म, मैं जमहूरी हो गया हूं, मैं नजरियाती हो गया हूं, साबित हो गया गलत है। मैं समझ आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि अगर वो पावर बेस अवाम पे वोट पे अपना खड़े रहते तो उनको इस तरह उनकी जब ये बड़ी साहब और आप दोनों की स्टोरी थी कि उन्होंने अपने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि हजूर अगर ये हालत रही तो हम आपका टिकट नहीं लेंगे। बड़ी साहब ये स्टोरी मैंने तो नहीं दी, आपने दी और इन्होंने ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि ये सारी उम्र एस्टैब्लिशमेंट की बिसा क्यों पर जिन्होंने खड़े होकर हुकूमत की है, ये हमारी जान काजी साहब मैं माफी चाहता हूं, अब भी एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियां लेने के लिए पांव पड़े हुए हैं मौजूदा अपोजिशन। ये मैं तो फिर मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? खबर दे, ना इमरान खान लड़ेगा ना ये लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी की हालत तुसी देख ली, हम किधर जाएं? अल्लाह के सुपुर्द करे, आम आदमी की लड़ाई हाक में वक्त का उससे वास्ता ही कोई नहीं। मेरी तो सिर्फ गुजारिश इतनी है। अच्छा मलिक साहब बात को आगे बढ़ाते हैं, वक्त भी अभी खत्म होता चला जा रहा है। पंजाब में हमजा शहबाज साहब क्या सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं? देखिए उनको आपको पता ही है, जो मर्जी कह लें कि जो नून है वो नवाज शरीफ है, उनको एक असाइनमेंट मिली है वहाँ से जी कि आप आराम से चुपके से, कोई शोर नहीं डालना, आप काम करें, क्योंकि असेसमेंट वही है जो मैं पहले भी आपको वो सबको पता है कि पीटीआई के अंदर 2 तरह की लड़ाई है इस वक्त। एक तो ग्रुप्स हैं, एक तरीन ग्रुप है, एक खामख्याल ग्रुप है, 2 ये हो गए। और इसके अलावा बेशुमार MP ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अपना बजट में ना कोई अपनी वैल्यू लगाएं। तो हमजा इस वक्त जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है, खामोशी के साथ मुलाकातें कर रहा है। उसने आगे 5-5, 6-6 लोग रखे हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट, उनको कहा गया ऊपर से कहा कि आप हफ्ते में कोई ऐसा रिजल्ट लाए हैं कि हम कोई सरप्राइज़ दे दें अपना खामोशी से बजट के दौरान। ये उनका ख्याल है कि बड़े हालात उनके, अल्लाह करे ये वो बम ना हो जो गुलाम मोहम्मद मौजूद साहब ने बनाया था, जिसका नुकसान कोई नहीं सी, जो चलता नहीं सी। ख्याल उनका यही है। अब होगा क्या, ये आपको बजट को पता चल जाएगा। यार अभी अच्छा ये तो हो गया, लेकिन भट्टी साहब ये तो हम बात कर चुके हैं कि इसको वफाक और सूबे का झगड़ा ना बनाएं और ये 5-5 करोड़ रुपए लगा के जो है जल्द से ना करवाएं। तो अब जो ये जो चीफ जस्टिस लाहौर ने, एक जस्टिस मोहतरम कासिम साहब ने जस्टिस, उन्होंने बात की है कि मुझे पुलिस से यानी खतरा रिटायरमेंट के बाद वो कह रहे हैं मुझे डर है, मुझे मेरी जान और मान का, जिस तरह ये चीफ जस्टिस लाहौर कह रहे हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जो उनका बयान है कि मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी, मुझे डर है कि ये कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए। मेरा क्या हाल है, मेरे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। अगर मैं कहूं कि वाकई चीफ जस्टिस की जान को खतरा हो सकता है, आप कहेंगे जिस केस की हियरिंग कर रहे थे ना, उसमें एक DIG ने कहा कि ये फौरी जगह पे इससे लातल्की का इजहार कर दे, अब पूरी PSP क्लास उसको बचाने के लिए तैयार है। यार ये क्या, अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब फरमा रहे हैं रिटायर तो उन्होंने होना ही होना है। अगर जुलाई में पुलिस से खौफजदा है तो मैं अपने मुहाफिज कहाँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं आप तो कोई सर कहीं नहीं। तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, जब बड़ों के गुनाह छोटों के खाते में डालोगे तो माशरा नहीं रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं है। और ये जब आप मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस और ताकतवरों के लिए और कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून बनाओगे, फिर कोई ना कोई शोला तो निकलेगा। भट्टी साहब आप अच्छा, एक चीज़ पे भट्टी साहब मेरे साथ गवाही देंगे, इमरान खान साहब के 2 बड़े मेजर फोकस है, एक तालीम और दूसरी पुलिस में रिफॉर्मेशन। किधर गए 3 साल? कोई रिफॉर्म्स और पुलिस में क्या होनी थी। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, वापस आएंगे तो IPPs को 93 अरब रुपये आते ही तरीन साहब ने जो पेमेंट कर दी, बड़ी अच्छी बात है कि यह देने होंगे हमने, मगर कभी इसका कोई ऑडिट हुआ क्योंकि हमें बर्बाद हुए हैं हम इन्हीं के हाथों से, इस पर बात करेंगे। और भारत में जोहरी जो इस तरह की प्रोलिफरेशन हो रही है उस पर क्यों दुनिया खामोश है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बात तब कहते कहते क्लीशे बन जाता है मलिक साहब के, हम ये कहते हैं जनाब देखें $45 बिलियन ब्लीड करवाया वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपकी इस बिजली ने। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है, वो कहता है कि इट वाज अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन, ये उसकी थी, उसकी में उसमें
क्यों हम इसकी तहकीकात नहीं कर सकते? 93 बिलियन। अब मैं एक और बात अर्ज कर दूं, अभी आपने बात की ना भट्टी साहब, ये ट्रेन की पटड़ियाँ क्यों मौत की पटड़ियाँ बन गई हैं? क्योंकि ये जो पैसा आवाम का उन पर खर्च होना था उनको महफूज बनाने के लिए, वो हम बगैर किसी ऑडिट के, इरफान साहब थे आपके दोस्त, क्या नाम था सेक्रेटरी जो थे जिनको निकाला? इरफान अली, उन्होंने IPPs को हाथ डाला और खुदा की कसम, मैं कसम नहीं खैर, बड़ी बड़ी ताकतवरों ने कहा अल्लाह का वास्ता इनको हाथ ना डालो, ये आपको उड़ा देंगे। उन्होंने कहा ये मेरे मुल्क का रुपये नजायज पैसा ले रहे हैं, मैंने ऑडिट में पकड़ लिया है। 3 दिन में उन्हें उड़ा के वो मारा। और इस दफा तो कैश अदायगी हुई है। अब ये नकद दिए है ना, इसमें जगीर तरीन भी शामिल है, खुसरो बुख्तियार साहब भी शामिल है। 90 अरब आपने नकद दे दी, और आपको पता है मेरे से ज्यादा कोई हम 25 वफाकी काबीना की IPPs को 89.86 अरब कैश देने की मंजूरी, IPPs को बाकी मामला 60% अदायगी भी इसी तरीके कार के मुताबिक। अच्छा, आपका वही सवाल था जी, गरीब का कौन सुने। अब मुझे बताएं, जब आपका जो टारगेट है तकरीबन 2400 अरब का है, अगर 2400 अरब आपने इनको देना है, इस तरह 90 अरब करके बांटना है, तो फिर आप देख रहे हैं गरीब आदमी के लिए क्या है। उसके लिए तो फिर ना खाने के लिए है ना छत है। जो आप तो मुझे बड़ा 38D पढ़ा रहे थे ना कि इस मुल्क का जो आइन है वो मुझे ये देता है, मुझे ये देता है, तो उसी उस आइन में बताया ना IPPs कहाँ से आ गया। वो आप इन्हीं को देते हैं, हमें नहीं देते। फिर हम तो सिटीजन का तो ताल्लुक ही कोई नहीं रहा। ये जो आपके अभी भी 80-90% लोग हैं ना, वो इन लोगों की वेलफेयर स्टेट सस्टेन करें, और ऐसी वेलफेयर स्टेट दुनिया में कहीं नहीं है। बल्कि किसी मुझे याद आ गया साहब, ये मुल्क है ताकतवरों के लिए। इसमें तरीन साहब की भी जाहिर है, उन्होंने बिजली बेची है तो पैसे तो लेंगे ना भाई आप। IPPs का उनका भी, और उसमें तो लोड शेडिंग भी बेची जाती है अपना, उसकी वजह से क्या कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, लोड शेडिंग भी बिकती है यहाँ पे। आपने देना, और दुनिया की सबसे महंगी लोड शेडिंग पाकिस्तान में बिकती है। मेरे दुनिया का अच्छा, ये बेचते भी किसे हैं? जो बेबस मजबूर लाचार आवाम है, गरीब आदमी है। भट्टी साहब मेरा मजाक सुने, बत्ती बिजली जलाएंगे तो उसके भी पैसे देंगे, अंधेरे में जलील होंगे उसके भी पैसे देंगे। यार एक मिनट, मुझे चीज याद आ गई। सिर्फ दुनिया में मेरा दोस्त, एक मेरा जानने वाला मलिक उस्मान, उसने मुझे 2 बिल भेजे हैं, अल्लाह करे वो मुझे मिल जाए यार, सॉरी मैं कल दिखाऊंगा। ज़बानी ये कि जब मैंने उसके यूनिट्स को पैसों पर तकसीम किया तो 1 यूनिट मलिक उस्मान का, वो कहते हैं मैंने शिकायत भी लगाई, 70 रुपए का यूनिट पड़ा। मेरे पास है, मैं कल चलवाऊंगा। ये वैसे गलती लगी होगी, माफी चाहता हूँ, ये तो कमर्शियल रेट भी नहीं है जो मेरी इतला हो। लेकिन भट्टी साहब, मैंने जब देखे ना, ऊपर लिखी होती है कीमत, नीचे लिखे होते हैं यूनिट्स, मैंने उन यूनिट्स को तकसीम कर दिया उस पैसे पे, तो तकरीबन 69 समथिंग का वो यूनिट, ऑलमोस्ट 70। ये मुख्तलिफ मद में ना, सेल्स टैक्स, फलां टैक्स, पता नहीं। आपको पता है खवातीन जब मिलती हैं आज गर्मियों में, पाकिस्तानी खवातीन जो मिडिल क्लास, उनका सबसे ज़्यादा मौजू पता है क्या होता है? कि आपका बिल कितना है, तो फिर एक दूसरे को मुबारकें देती हैं, बड़ी बात है आप पे 2 AC चलती, इतना बिल है। यानी कि पाकिस्तानी माशरे में अगर आप बिजली, लोड शेडिंग, बिल को, 3 चीज़ों को निकाल ही नहीं सकते, इतनी। अच्छा, एक और है अपना, एक और दासू डैम का भी ठेका गालबन मिला है इनके फरजंद अर्जमंद, अब रज़ाक उनके बेटे, और एडवांस मिला है, उसको भी एडवांस मिला है अभी। नहीं यार, पहले बात तो लेकिन पहले बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि उनके बेटे का उनके वालिद से कोई ताल्लुक, उसके कारोबार से उनका कुछ लेना देना। अच्छा, ये कैसी औलाद है जिनके बापों से तल्लुकात ही नहीं होते, ना बाप की औलाद से। जहाँ पर कुछ अरब आ जाते हैं ना, वहाँ पे हम तल्लुक खत्म कर देते हैं। जिन्हें सागदार साहब कहते हैं बच्चे 17 साल से का दुनिया में सबसे लायक, माँ बाप की कब्रों पे दुनिया में ऐसे बच्चे मैंने नहीं देखे। कादी साहब, मेरे माँ बाप अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए, मैं तो उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता हूँ, तो ये जिंदा माँ बाप से तल्लुक तोड़ देते हैं। कोई वो 17 साल से काम कर रहे हैं। BBC पे कहा था सागदार साहब ने कि बच्चे काम करें अपना। एक दफ़ा मुझे रऊफ क्लासरा ने मेरे साथ स्टोरी की कि पता नहीं कितने 1000 पाउंड की पेंटिंग इनके फरजंद अर्जुमंद ने उधर इंग्लैंड में खरीदी थी, डार साहब के फरजंद ने, डॉलर साहब। अच्छा, अच्छा, ये वो इस मेरा लिए दोबारा अगर दिखाएं तो कर लें। असल बात जो उसमें कोई बात ही नहीं हो रही। 1200 अरब आपका कोरोना पे जो फंड था उसका हिसाब ही कोई नहीं दे रहा। ऑडिटर जनरल कह रहा है उसका वो नया फंड आपके गले में पड़ेगा करप्शन का। वैसे तो भट्टी साहब का बड़ा कहना होता है वज़ीर आज़म नेक है, 1200 अरब का इस मुल्क में। मेरी बात ये है, पहले थे यहाँ पर वो मुजफ्फर मिर्जा साहब थे, उससे पहले आमिर कियानी साहब थे। आमिर कियानी साहब मेरे एक दूसरे प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेंट था, तो मैंने कहा यार ये जो अख्तर हुसैन शेख साहब वाला मामला कहते वो बहुत नेक आदमी। अच्छा, HEC कह रहे हैं कि बंदे की टिगरी जाली है, वजीर मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, उसके बाद दोबारा हमारे पास एक आया क्राइसिस। क्या क्राइसिस आया कि आपने जो PPEs हैं जो कि प्रोटेक्शन होती है इससे अपना कोरोना से, वो आपने चाइना को क्यों एक्सपोर्ट कर दिए? वो कहते हैं हमारे दोस्त थे बड़े, बाद में पता चला प्राइवेट कंपनी जिसने कभी भी इस बिजनेस में काम नहीं किया। 1200 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको किधर गए हैं पैसे को बताया? यही होगा ना, यही होगा जी। मैं कह रहा हूँ अगर ये इसमें करप्शन हुई है, इमरान खान इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही राय है, मेरी राय है। ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा ही आता है इतराज़ात, वो फिर वो ऑडिट दूर हो जाते हैं। लेकिन
करप्शन हुई है तो यकीनन ये नहीं हो सकता कि पुराने मादी में होने वाली वो रिपोर्ट ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है तो करप्शन उसकी इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिससे अपोजिशन मुतमिन हो उससे होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं करप्शन गाली है बस, ये जो भी आगे सुन लेना, मेरी भी तो सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब करप्शन के साथ है, अल्लाह ना करे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऑडिटर जनरल कह रहा है कि मेरे पास हिसाब ही नहीं, रसीदें नहीं, मैं किसको बताऊँ, मेरे पास हिसाब किताब ही नहीं, रिपोर्ट है ही कोई नहीं। ये सवाल है असल में। नहीं ये मुझे बताएं भट्टी साहब कि ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, इसको तो एक अरसे से ही हमने जो है वो एक उसमें मुअत्तल बना दिया। हर दुनिया की हर साल ऑडिट रिपोर्ट में खरबों के आते हैं, लेकिन वो रिमूव कर दिए जाते हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरियों में काम किया है, लेकिन मलक साहब जो कह रहे हैं अगर उस पर करप्शन हुई है तो उसकी शाफ तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को उल्टा लटकाना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। और ये भी है, ये जो इस तरह का पैसा है हमें सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा अगर आगे पैसे यार कौन सा रिकॉर्ड देना पड़ेगा? मैं बता यार अच्छा आपसे चीन से जो एग्रीमेंट हुए हैं सामने आया, आईपीपी का क्या एग्रीमेंट हुआ बताएं? नहीं मलक साहब कैसा पूछे ना, आईपीपी को क्यों? साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुझे मेरे टेलीविजन प्रोग्राम में आके कहा कि जनाब ये डायरेक्ट जो पेमेंट की गई थी 60 या 70 जो इनकी कंपनियां थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, ये इलीगल थी। क्यों है? कुछ भी नहीं, वो विक्ट्री साइन बना के अगले वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। छड्डो पर यार की हुण भी कुछ नहीं होना, कहीं तो रोकना पड़ेगा। कित्थे रोक, कौन रोकेगा? इसी निज़ाम को मैं रोक। अच्छा भट्टी साहब, मैंने एक अजीब सी खबर सुनी है और मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा कि सुना नैब मुतहरक होकर 10 बड़ी बस्तियों को पकड़ रहा है। देखिए कहा तो जा रहा है नैब ने पहले भी पकड़े, इसके लिए मैंने पहले भी कहा कहीं नैब की भी खामियां होंगी, बेहतरी भी है, लेकिन आपको जब तक नैब कोर्ट्स ज़्यादा नहीं बनाएंगे, याद रख लें ये मगरमच्छ बचते रहेंगे। ये वकला के पास बड़ी टेक्निक होती है केस को लेंथी करने के लिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदा के वास्ते या तो इत्तेसाब के अमल को आखिरी नतीजे तक ये अगर नहीं करेंगे तो ये दायरे हम कहेंगे बंद कर। मैं सेकंड करता हूं अगर इनसे कंप्लीट नहीं होना। साहब ये बताएं ना, ये किसकी जिम्मेदारी अदालतें बनाना, लोगों को बताएं। हुकूमत की। मैं की यार, हम तो शोर डाल दिए। अच्छा भट्टी साहब सुना है इसमें एक साबिक के साथ लगड़ बगड़ भी लगे हुए हैं, एक साबिक वजीर भी हैं जो पिछले सुना कुछ माफ़ी तलाफी हो गई थी, उनका भी एक केस खुल रहा है। एक और बहुत बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, बड़े बड़े आईकॉन्स लाहौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, मैं करने वाला कौन होता है, वो कह चुके हैं तो ये अपना ना ये तो रास्ता बोर्ड करते हैं ना इनकी तफ्तीश ठीक है। आपको 10,000 सुप्रीम कोर्ट तो हर हुकूमत पे भी तनकीद कर चुकी है। सुना है भाई, देखें उन्होंने फैसला फिलहाल ये किया कि इन बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी साहब अल्लाह करे गिरफ्तार और पैसा रिकवर हो। मैं इसमें सुना है साबिक मियां नवाज शरीफ साहब के एक बहुत बड़े फ्रंट मैन भी शामिल हैं जिनका नाम आ रहा है गिरफ्तारी ना करना, पार्टनर है खरबों डॉलरों में, अरबों में नहीं, पार्टनर है उनके, वो भी एम से ही है, ठीक है ना? वो तो नहीं थे जिन्होंने अपना फर्नीचर की कीमत पे पूरे बैंक खरीद लिए थे? एफसीबी कोड़ियों के बाहर खरीद लिया यार। ये अमीर आदमी पे ना हुक्मरान बड़ा ही मेहरबान होता है, अरबों की प्रॉपर्टी 2-4 रुपए में दे देता है। चलो कौन कहता है पाकिस्तान में महंगाई है? भट्टी साहब आपको चंद हजार रुपए में पेट्रोल पंप मिल जाता है लाहौर की सबसे मलक साहब महंगाई कहाँ है? अगर कोई बंदा एमसीबी दे दे चंद हजार में तो फिर महंगाई तो ना, मैं तो लाख रुपए भी ले लूंगा, आप तो हजार की बात करें, मैं तो बड़ा लेकिन एक बात देखें, मेरे लिए टमाटरों की महंगाई हो या ना हो, इस मुल्क के असासे जितने माशाल्लाह कम कीमत पे बिके हैं। अच्छा काई साहब, ये जो नया काम शुरू कर दिया हमारी हुकूमत, 2 दिन को सियाना सा आदमी आता है ऐसे अच्छे दादो शुमार देता है, तो आज अपना कल हमारा अपना जो स्टेट बैंक है वो भी नहीं मानता। मैंने आपके लिए कोटेशन, वो कहते हैं जी आपकी पैदावार वहां चली गई। मैंने आपके लिए कोटेशन संभाल के रखी। वो कोटेशन क्या है जी? MJ अकबर को किसी ने कहा, इंडिया में बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, कि जी हमारी मैशत 7% पे ग्रो कर रही है। तो उसने कहा हाँ 7% पे कर रही है, 7% लोगों के लिए। हमारे 4% ये ड्रामा बंद कर दें, ग्रोथ रेट ऊपर चला गया, थले चला गया, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल एट लार्ज, और इसका कोई ताल्लुक नहीं अब लोगों की वेलफेयर से। मगर आपकी हुकूमत के दादो शुमार, मेरी क्या हुकूमत है यार, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी कहा दी हुकूमत मलिक। अच्छा यार ये बताएं कि ये आलमी ज़मीर तो अब नहीं कहना चाहिए, आलमी बेज़मीरी कहनी चाहिए कि ये 2 दफ़ा जोहरी मवाद हमारी इन्होंने मुसीबत डाली हुई है कि हमने पता नहीं नॉर्थ कोरिया को क्या कर दिया, हमने उधर क्या कर दिया। वो हमारे बेचारे डॉक्टर कदीर साहब जो हैं वो एक अजीब 6.4 किलो अपना ग्राम का अपना क्या कौन सा ये भारत में यूरेनियम जो बेच रहे हैं। अच्छा कैसा हमें दुनिया का दहशतगर्द UNO बाकी ये इंडिया में
यूरेनियम बेच रहा है जो कि एटमी मवाद के लिए इस्तेमाल होता है, तो इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। अब मैं इसका जवाब, भारत मैं आपको भी अलग कानून मैं है। आपको एक खबर दे रहा हूँ। इस गार्डियन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में जो काला धन पड़ा हुआ है, ये ऑफशोर हेवन जो हमारे पकड़े गए थे, इसका एक अंदाजा बनता है 51.8 ट्रिलियन डॉलर। इस पैसे से हम 2 दफा अमेरिका की मैशियत को खरीदें तो 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर बच जाएगा। मगर फैटफ हमें आके पूछता है, उन्हें नहीं पूछता जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं कि यहां से ठेकों के माल निकालो, यहां से सड़कों से किकबैक लो और लेके आके हमारे सेफ हेवन्स में रखो। बात क्या है, कमजोर दी कोई सुनवाई नहीं होती। बड़ी साहब चीन के पास जाए ना, फैटफ मार जुतियां बार कर दे। वो ये है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। साहब हमारे नैब के चेयरमैन ने भी एक अच्छी मतलब पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा पूरी को 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा गरीबों का जो पैसा अमीरों के पास, खान साहब भी ये कहते हैं यहाँ से ट्रांसफर होता है करप्शन का सारा पैसा। 2013 में गार्डियन ने स्टोरी दी कि 32 ट्रिलियन डॉलर वहां पड़ा हुआ है बाहर, कच्चा गंदा पैसा गरीब मुल्कों से गया है, मल्टीनेशनल के प्रॉफिट गए हैं। 2.8 ट्रिलियन सालाना जाता है। मैंने जमा किया 51.8 ट्रिलियन बनता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से पैसे हैं? ड्रग रनिंग के, असले के, अगवा बराए तवान के, किकबैक्स के पैसे, रिश्वत के पैसे, ये सारे भट्टी साहब उनके पास है। काजी साहब ये जो और मतलब है ये अशराफिया के कारोबार में आप टांग मारना चाह रहे हैं। नहीं, काजी साहब ने जो मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपने पूरी दुनिया में शोर डाला, जब मुसलमान मुल्कों का कोई चक्कर हो जाए, लिबिया आइटम बम बना रहा है, छोड़ोगे नहीं, ईरान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान, वो इंडिया के बाजारों में टमाटर की तरह मवाद बिक रहा है जिससे आइटम बम बनता है। दुनिया सो रही है, दुनिया खत्म हो गई, सिविलाइजेशन। ये दुनिया की महंगी तरीन दात है। और ये अगर ये आरएसएस के हाथ में आ जाए तो डर्टी बम नहीं बना लेंगे वो, तो फिर इसमें ये वो नहीं डर्टी बम बनाएंगे जो इंडिया में तो बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है। अगर उनके हाथ में आ गया तो जब मैं यही तो कह रहा हूँ, आजाद में आ जाएगी। आपको पता है, मैं क्लोजिंग भी कर रहा हूँ, अगले दिन एक बीमारी निकली, उन्होंने जो कौ यूरिन जो आप पी रहे हैं, मतलब इस किस्म का तो लेवल है वहाँ पे, जो पसमानदा तबकात वहाँ है उनके पास अगर, और जो गांधी के कत्ल को सेलिब्रेट करते हैं उनको ये मिल जाए। बहरहाल ये हमारा आज का शो था, कल फिर हाजिर होंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।